हमारे इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है दादा। उसने यूं सर झुकाकर कहा जैसे इस महासरे में उसी का हाथ हो और वो लोग इधर ही आ रहे हैं। दिलावर ने इत्मीनान से कहा, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है अब्दुल हमीद। अपने तमाम आदमियों से कहो कि हथियार लेकर छत पर मोर्चा बना लें। अगर वो कामरान के लिए आए हैं तो मैं किसी कीमत पर भी इन्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा। बस अब तुम जाओ। मैं झपट कर गाड़ी तक पहुंचा। उसमें से रकम का सूटकेस और दवाओं का ब्रीफकेस दिलावर के हवाले किया और कहा कि ये मेरी अमानत है, जब जरूरत पड़ेगी तुमसे ले लूंगा। फिर मैंने गाड़ी में से फोल्डिंग राइफल और फाजिल मैगजीन के डिब्बे निकाले और अपने कमरे की तरफ भागा। ग्लोरिया गहरी नींद में थी। मैंने उसे झंझोड़ कर जगाया, कहा, उठो, इलाके पर पुलिस ने रेड किया है। ये यकीनन पीटर की हरामजदगी है। इससे पहले कि दिलावर और उसके आदमी पुलिस से मुकाबला करें, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अचानक पीछे से दिलावर की आवाज आई, मैडम के लिए कोई खतरा नहीं है। फौरी तौर पर तो कोई इनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। मैं इन्हें अपनी औरतों में भेज दूंगा। फिर किसकी जरूरत है कि दिलावर के घर की औरतों में मैडम को तलाश करें। मैं इन्हें बलोची लिबास भी दिलवा दूंगा। मैंने कहा, इसका मतलब है कि खतरा सिर्फ मेरे लिए है। ठीक है ग्लोरिया, तुम यहाँ रहो और कहीं भी जाना पड़े तो दिलावर से कांटेक्ट में रहना। मुझे इसी के जरिए तुम्हारा पता मिल जाएगा। फिर मैंने राइफल को असेंबल करते हुए कहा, अब मैं चलता हूँ। दिलावर ने कहा, ठहरें कामरान साहब, अब्दुल समद आपके साथ जाएगा। वो यहाँ की ऐसी गलियों से वाकिफ है जहाँ पुलिस की मोबाइल नहीं जा सकती। पैदल पुलिस वाले उन पुरपेच गलियों में घुसने की जरूरत नहीं करते। बस 1-1.5 फरलांग तक आपके लिए खतरा रहेगा। अगर वहां से आप खैरियत के साथ गुजर गए तो फिर पुलिस आपकी गर्द को भी नहीं पा सकेगी। मैं मेन रोड पर आपकी गाड़ी भिजवा दूंगा। अब्दुल समद को मालूम है कि गाड़ी आपको कहाँ मिलेगी। मैं दिलावर से बगलकीर हो गया, कहा, अच्छा मेरे दोस्त, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मौत स्वाई की तरह मेरे साथ चलती है। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। दिलावर ने भर्राई हुई आवाज में कहा, खुदा हाफिज। आप अपनी गरज के लिए नहीं बल्कि कौम की गरज के लिए लड़ रहे हैं। अल्लाह तो नियत का हाल जानता है। फिर उसने अब्दुल समद को बुलाया और उसे बलोची में कुछ हिदायत दी। मैंने एहतियातन जीन्स और जैकेट के ऊपर बलोची तर्ज की ढीली ढाली शलवार और लंबा ढीला कुर्ता पहन लिया था ताकि पुलिस वालों को शुबा न हो। उनका घेरा हर लम्हा तंग होता जा रहा था। मेरे जिस्म पर एक चादर थी जिसके नीचे मैंने राइफल छुपा रखी थी। मेरा दिल चाहता था कि उस लम्हे मैं इब्ने सफ़ी का कोई ऐसा किरदार बन जाऊं जो मेकअप करते ही अपनी शख्सियत इस हद तक तब्दील कर लेता है कि उसके घर वाले भी उसे नहीं पहचान सकते। या फिर पाकिस्तानी फिल्मों का ऐसा हीरो बन जाऊं जिसे दाढ़ी के बावजूद हॉल में बैठा हुआ बच्चा शनाख्त कर लेता है, मगर पुलिस के आला अफसरान उसे बिल्कुल नहीं पहचान पाते। पता नहीं उनकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है या अकल पर पत्थर पड़ जाते हैं। हीरो मजे से उनके सामने से गुजर जाता है। न सिर्फ गुजरता है बल्कि बाज़ औक़ात पुलिस वालों से छेड़छाड़ भी करता है। मगर न मैं इब्ने सफ़ी का कोई किरदार था, न किसी हिंदी या पाकिस्तानी फिल्मों का हीरो था जो 4-6 मोबाइल्स तो क्या पूरी एक बटालियन की आंखों में धूल झोंक कर यूं निकल जाता जैसे धुआं बनकर तहलील हो गया। धुएं का नाम याद आते ही मैं उछल पड़ा। मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। इस दौरान में पुलिस का कोई अफसर मेगाफोन पर चीखने लगा था, खुद को कानून के हवाले कर दो कामरान। हम जानते हैं कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। तुम्हारे हक में बेहतर होगा और दिलावर के हक में भी। दिलावर भिन्ना कर बोला, क्या बकवास करता है। वो सबसे ऊपर की ग्रिल का जीना चढ़ने लगा। उसके पीछे पीछे 2 खूंखार किस्म के मुसल्ला गार्ड्स भी थे। छत पर पहुंचकर दिलावर चीख कर बोला, क्यों शोर मचाया है तुम लोगों ने। इंस्पेक्टर बोला, हमें इत्तला मिली है कि कामरान यहाँ छुपा हुआ है, उसे हमारे हवाले कर दो। दिलावर बोला, आपका इंफॉर्मेशन एकदम करेक्ट है इंस्पेक्टर साहब। वो खिंजीर छुपा नहीं था बल्कि गन पॉइंट पर माल लेकर चला गया। उसके साथ वो अमेरिकन छोकरी भी थी। इंस्पेक्टर बोला, मगर हम तुम्हारे घर की तलाशी तो लेंगे, हम तुम्हारी बात पर कैसे एतबार कर लें। दिलावर बोला, दिलावर बुज़दिल नहीं है इंस्पेक्टर साहब। अगर तलाशी का वारंट है तो शौक से तलाशी लो, मैं जब तक आईजी से बात करता हूँ। इंस्पेक्टर ने तंजिया लहजे में कहा, ये ऑर्डर्स बहुत ऊपर से आए हैं बेटा, इसलिए आईजी तो क्या गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर वो कुछ सोचकर बोला, मगर कामरान गया कहाँ है। वायरलेस पर तो मैंने इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी थी, यहाँ से तो चूहे का बच्चा भी बाहर नहीं निकल सकता। दिलावर ने तंजिया लहजे में कहा, यह मालूम करना तो तुम्हारा काम है इंस्पेक्टर। वो मरदूद तो मुझे भी लूट गया। अगर अब भी तुम्हें एतबार नहीं है तो मेरे घर की तलाशी ले लो। मैं इतना ताउन करने को भी तैयार हूँ कि अगर तुम्हारे पास तलाशी का वारंट ना भी हो तो शौक से तलाशी लो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं जानता था कि दिलावर इस वक्त इंस्पेक्टर को नफसियाती मार मार रहा है। उसने बगैर वारंट की तलाशी के सिलसिले में अपने ताउन का यकीन दिलाकर गोया इंस्पेक्टर की आधी हमदर्दियां तो हासिल कर ली थी। इंस्पेक्टर भी एक काइया इंसान था। बोला, तलाशी तो खैर मैं लूंगा, और तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ बगैर वारंट के दौड़ा चला आया हूँ।
तलाशी का ये वारंट भी मुझे बहुत ऊपर से मिला है। दिलावर बोला, ये तुम बहुत ऊपर की गर्दान करके क्या साबित करना चाह रहे हो? दिलावर ने सरवर को इशारा किया कि तुम कामरान को लेकर निकल जाओ। मैं इतनी देर तक इंस्पेक्टर को बातों में लगाता हूँ। फिर बोला, क्या कामरान की गिरफ्तारी का हुक्म अल्लाह की तरफ से डायरेक्ट तुम्हें मौसूल हुआ है? उसके लहजे में तस्दीक थी। फिर कुछ सोचकर वो बोला, मगर मसला मेरे घर की खवातीन का है, क्या तुम जनाना हिस्से की भी तलाशी लोगे? उस वक्त तक मैं जीना उतर कर सरवर के साथ नीचे पहुंच गया। इंस्पेक्टर बोला, जनाना हिस्से की तलाशी कोई मर्द नहीं लेगा, बल्कि 2 लेडी कांस्टेबल्स भी साथ लाया हूँ। सरवर मुझे एक वाटर टैंक के पास ले गया। फिर उसने वाटर टैंक का ढकना उठाया। पहली नजर में वो मुझे वाटर टैंक ही नजर आया था, मगर उसमें लोहे की सीढ़ियां थीं। सरवर ने एक टॉर्च रोशन की और सीढ़ियां उतरते हुए मुझे भी पीछे आने का इशारा किया। वो बिल्कुल उसी तरह की आहनी सीढ़ियां थीं जैसी आमतौर पर वाटर टैंक में होती हैं। सरवर ने मुझे बताया कि अब हमारे निकलते ही इस टैंक को पानी से फुल कर दिया जाएगा। वो खासा गहरा टैंक था। उसके निचले हिस्से में बाईं जानिब ऐसा दरवाजा था जैसी उमूमन बहरी जहाजों में खिड़कियां होती हैं। सरवर ने वो खिड़की खोली और दूसरे ही लम्हे हम खुली और ताज़ा हवा में सांस ले रहे थे। वो बोला, ये जगह तो दादा के इलाके में है, मगर उन लोगों का इधर ख्याल भी नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में एक बहुत चौड़ा गंदा नाला है। अभी आप लोग को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। हम लोग वो गंदा नाला तैर कर पार करेगा। उसमें तैरना भी बहुत मुश्किल है। एक तो उधर बदबू ऐसा है कि 1 हफ्ते तक मगज में घुसा रहता है। फिर उसका पानी गंद की वजह से भारी है, तैरने में रुकावट होती है। मैंने कहा, और इस राइफल का क्या किया जाएगा? पानी में तो ये खराब हो जाएगी। अचानक किसी संपत से एक फायर हुआ और सरवर चीख कर जमीन पर गिर गया। मैं भी बरकी सूरत से जमीन पर लेट गया। सरवर मुझसे ज्यादा दूर नहीं था। मैं रिंगता हुआ उसके नजदीक पहुंचा तो वो गहरे गहरे सांस ले रहा था। उसने कहा, दादा ने हमें तुम्हारे वास्ते गार्ड बनाकर भेजा था, मगर जिंदगी ही धोखा दे जाए तो बंदा क्या करे? राइफल को लोड करके इस थैली में लपेट लेना और सामने वाले बिल्कुल सीध में जाकर नाले तक पहुंचना। ये टॉर्च भी रखो और मेरा रिवॉल्वर भी। स्मिथ एंड ब्राउन का जबरदस्त रिवॉल्वर है। उसकी आवाज टूटने लगी। मैंने उसे तसल्ली देना चाही। कहा, ये तुम कैसी मायूसी की बातें कर रहे हो सरवर? मगर मैं जानता था कि अब वो बचेगा नहीं, क्योंकि गोली उसके बाईं जानिब दिल से कुछ फासले पर लगी थी। इतनी चांदनी हो रही थी कि मुझे उसका जख्म और उसका बहता हुआ खून साफ दिखाई दे रहा था। अचानक 2 फायर हुए और गोलियां मेरे सर के ऐन ऊपर से गुजर गईं। वो बोला, अपनी फिक्र करो साहब, हम लोग तो अब जाता है। हम जानता था कि एक दिन हमारे साथ यही होगा। हम तो बहुत। ये कहते हुए उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई और वो हर गम से आजाद हो गया। चंद मजीद फायर हुए तो मैं लेटे ही लेटे दरख्तों के उस झुंड की तरफ बढ़ा जिसके सामने सरवर की लाश पड़ी थी। मैंने एक बड़े दरख्त के नीचे खुद को छुपाया और फायरिंग का इंतजार करने लगा, ताकि फायर के बाद निकलने वाले शोले के जरिए निशाना लगा सकूं। अचानक कोई उसी दरख्त से कूदा और मुझसे गुत्थम गुत्था हो गया। मुझ पर कूदने वाला किसी बलाए नागहानी की तरह नाजिल हुआ था। उसने ऑक्टोपस की तरह मुझे जकड़ लिया। मैं ज़हनी तौर पर इस हमले के लिए तैयार नहीं था। इस बेखबरी में मारा गया। वो न सिर्फ खासा ताकतवर था, बल्कि लड़ाई भिड़ाई के फन में भी माहिर मालूम होता था। उसने एक लम्हे को तो मुझे चकरा कर रख दिया। मुझे लगा जैसे उस दरख्त की कोई भारी भरकम शाख मुझ पर गिरी हो। फिर उससे गलती ये हुई कि उसने पुश्त से मेरी गर्दन दबोचने की कोशिश की। यही गलती उसके लिए अजाब बन गई। मैंने अपनी दोनों कोहनियां खासी कुव्वत से उसकी पसलियों में दे मारी। उसके मुंह से कर्बनाक चीख निकली। वो चोट खाई हुई छपकली की तरह पट से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने गरचे ज्यादा कुव्वत से वार नहीं किया था। मुझे खदशा था कि कहीं उसकी 2-4 पसलियां न टूट गई हों। मैंने घूमकर उसका जायजा लिया तो मुझे उसकी सख्त जानी पर हैरत हुई। वो न सिर्फ होश में था, बल्कि दोबारा उठने की कोशिश कर रहा था। अंधेरे में मुझे उसका हयूला ही नजर आ रहा था। वो तकरीबन मेरा ही हम वजन था। कद के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मगर उसका जिस्म खूब पला हुआ और कसरती था। इसका अंदाजा तो मुझे अभी कुछ देर पहले हो चुका था। मैंने झपट कर दाएं हाथ से उसकी गर्दन यूं पकड़ी जैसे सपेरे सांप की गर्दन पकड़ते हैं। इसे अगर आप खुद सताई न समझें तो मैं ये कहूंगा कि मेरे इस दाव से बड़ा पहलवान भी बेबस हो जाता था। मैंने गुर्रा कर सफ़ाक लहजे में कहा, ज्यादा जोर लगाओगे तो अपनी गर्दन का मन का तोड़वा बैठोगे। और हलक से जरा भी आवाज निकली तब भी यही हशर होगा। मैं जो कुछ पूछूं उसका जवाब मुझे सरगोशी में चाहिए। कौन हो तुम और मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? उसने घुटी घुटी आवाज में कहा, अपने हाथ का दबाव कुछ कम करो तो मैं कुछ बोलूं। मैंने गिरफ्त कदरे नरम की। वो तवील सांस लेकर बोला, ये तुम्हारा हाथ ही था या कोई आहनी शिकंजा या डिवाइस थी? मैंने कहा, बातें बनाने की बजाय जो कुछ मैंने पूछा है उसका जवाब दो। उसने सरगोशी में कहा, नाम तो माँ बाप ने नजीर अहमद रखा था, मगर वक्त ने मुझे जीरा बदमाश बना दिया। मैंने गुर्रा कर कहा, टू द पॉइंट बात करो और मुख्तसर।
ये किसी फिल्म या ड्रामे का सेट नहीं है जो तुम फिल्मी डायलॉग बोल रहे हो। छोटे मोटे उचक्कों और घटिया बदमाशों के नाम उमूमन ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने कुछ तवक्कुफ के बाद पूछा, मुझसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो बोला, सबसे बड़ी दुश्मनी है पैसा। मैंने उसकी गर्दन के गिर्द गिरफ्त दोबारा सख्त की। बोला, मैंने कहा ना कि मैं फलसफा सुनने के मूड में नहीं हूँ। वो बोला, मुझे एक गोरे ने 50,000 रुपए दिए थे और कहा था कि तुम अपने आदमियों को यहाँ छुपा दो। रात में एक मर्द और एक औरत यहाँ से फरार होने की कोशिश करेंगे। पहले तो कोशिश करना कि वो जिंदा ही तुम्हारे हाथ आ जाएं, वरना दोनों को खत्म कर देना। मैं चौंक कर बोला, तुम्हारे साथी कहाँ हैं? बोला, मैं अपने साथ किसी को लाया ही नहीं था, खामखा उसे भी हिस्सा देना पड़ता। इस किस्म के मामूली काम तो मैं आमतौर पर अकेला ही कर लेता हूँ। अब तक कई मर्दों, औरतों और बच्चों को अगवा कर चुका हूँ। मेरा अंदाजा है कि यह भी कोई अगवा बराए तावान का चक्कर है, मगर मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मुठभेड़ तुम जैसे खौफनाक आदमी से हो जाएगी। मैंने कहा, उस गोरे का हुलिया बताओ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा था। जवाब में उसने पीटर का हुलिया दोहरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल को उन लोगों ने या तो वापस भेज दिया है या फिर फिलहाल उसे पसे पर्दा रखा जा रहा है और ऑपरेशन की कमांड पीटर जैसे घाघ आदमी को सौंप दी गई है जिसे कानून का पूरा पूरा तहफ्फुज हासिल है। मैंने मुश्तबा लहजे में पूछा, अगर तुम्हारा कोई साथी यहाँ नहीं है तो फिर ये फायरिंग कौन कर रहा था? वो बोला, मेरे ख्याल में उस गोरे को मुझ पर एतबार नहीं था कि मैं ये काम कर सकूंगा। मुमकिन है उसने किसी और पार्टी से भी बात कर ली हो, वरना तुम खुद सोचो, फायरिंग की जद में तो मैं भी था। कोई गोली मेरा भी खात्मा कर सकती थी। उसकी बात में वजन था। अगर उसके साथी वहां मौजूद होते तो वो हरगिज ये रिस्क न लेते। राइफल से निकली हुई गोली नाम पूछ कर नहीं लगती। पीटर के इस इकदाम से अंदाजा हो रहा था कि वो इंतहाई जीरक और चालाक शख्स है। एक तरफ उसने पुलिस के जरिए दिलावर के अड्डे का मुहासरा कर लिया, दूसरी तरफ उस मुमकिना जगह पर अपने आदमी बिठा दिए जहां से हम लोग फरार हो सकते थे। पीटर के आदमी दिलावर से माल लेते रहते थे। मुमकिन है उसके किसी आदमी को उस खुफिया रास्ते का इल्म हो और दिलावर उसे भूल गया हो। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आ गई। मैंने पहले अच्छी तरह जीरे की तलाशी ली। उसकी जेब से एक ड्राइविंग लाइसेंस, एक जेबी कंघा, दर्रे का बना हुआ एक भद्दा सा रिवॉल्वर और लंबे फल वाला शिकारी चाकू था। चाकू और रिवॉल्वर अपने कब्जे में करने के बाद मैंने बकिया चीजें उसे लौटा दी। फिर रिवॉल्वर के चैम्बर भी खाली करके उसे दे दिया। कहा, मैं जैसे कहता हूँ करते जाना। आखिर छुपे हुए दुश्मनों को भी बिलों से निकालना है। तुम ये रिवॉल्वर मेरी गुद्दी पर रखो और चीख कर कहो, ज्यादा चालाक मत बनना, वरना मैं गर्दन में सुराख कर दूंगा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारा दूसरा साथी मारा गया, वरना मुझे तो यह हुक्म मिला था कि मैं तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करूं। अब पता नहीं मरने वाली औरत है या मर्द। जीरे ने यही किया। उसने न सिर्फ रिवॉल्वर मेरी गुद्दी पर रख दिया, बल्कि मुझसे लेकर टॉर्च भी रोशन कर ली ताकि छुपे हुए लोग आसानी से ये मंजर देख सकें। मैंने हाथ ऊपर उठाए रखे थे और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। जीरे ने ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए मेरी कमर पर एक जोरदार लात रसीद कर दी और चीख कर बोला, ये तू अपने बाबा के पाई बाग में चहलकदमी नहीं कर रहा, जल्दी से आगे बढ़। वो कमबख्त यूं भी गेंडे की तरह मजबूत था। फिर उसकी गैर मुतवक्के लात ने मेरे होश गुम कर दिए। मैं लुढ़कता हुआ कई कदम आगे चला गया। उसके साथ ही वहां कई टॉर्चेज रोशन हो गईं। ये भी गनीमत था कि मैंने अंधेरे का फायदा उठाकर अपना रिवॉल्वर नहीं निकाला, वरना पहले मेरा यही प्लान था कि अपना रिवॉल्वर लोड करके हाथों में रखूं और जो भी जद में आए उसे बिला दरेग उड़ा दूं। मेरा अंदाजा था कि हमलावर 2 या 3 से ज्यादा नहीं होंगे, मगर वो 4 थे। जीरा अगर मेरी कमर पर लात रसीद न करता तो शायद मैं रिवॉल्वर निकाल चुका होता। फिर सारे का सारा प्लान ही धरा रह जाता, और प्लान ही क्या, वहां हम दोनों की लाशें धरी रह जाती। वो चारों मुखालिफ समत से दरख्तों की आड़ से निकल कर आए थे और हाई पावर की टॉर्चेज अब भी रोशन थी। उनके हाथों में इंतहाई खौफनाक और दुनिया की मोहलक तरीन राइफल्स यूजी थी। हथियारों को देखते, परखते और इस्तेमाल करते इतना अरसा हो गया था कि अब मैं सिर्फ किसी भी राइफल या रिवॉल्वर की झलक देख कर बता सकता था कि वो किस मुल्क का बना हुआ है और किस हद तक मोहलक और हलाकत खेज है। हमें घेरने वालों में 2 गैर मुल्की थे। उनके कद दराज और जिस्म कसरती थे। बकिया 2 मकामी थे, मगर वो भी चेहरों से सफाक लग रहे थे। उनमें एक गैर मुल्की उर्दू में जीरे से मुखातिब हुआ, तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? जीरा बोला, मेरे एतमाद के सिर्फ 3 ही आदमी हैं। ऐन वक्त पर उनमें से कोई भी न मिल सका। मैं चूंकि बॉस से एडवांस ले चुका था, इसलिए ये काम भी जरूरी था। मैं अकेला ही चला आया और देख लो, मैंने इस हरामजादे को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही तुम्हारी फायरिंग की वजह से मारी गई है। गैर मुल्की ने कहा, वो कोई औरत नहीं बल्कि मर्द है। वो अमेरिकन लड़की यहीं कहीं छुपी होगी, उसे तलाश करो। अगर वो बच गई तो फिर हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। फिर वो कुछ सोच कर बोला, इसे बांध कर डाल दो, ये भी कोई उल्लू का पट्टा नहीं है। मुझे तो हैरत है कि ये तुम्हारे काबू में कैसे आ गया। बॉस का तो ख्याल था कि इन दोनों को गोली ही मारना पड़ेगी, यूं तो ये कब्जे में आएंगे नहीं।
वैसे मैं बॉस से सिफारिश करूंगा कि तुम्हारे इनाम की रकम दुगनी कर दी जाए। फिर वो चौंक कर बोला, तुमने इसकी तलाशी भी ले ली है या नहीं? जीरा बोला, मुझे आप कोई सड़क छाप लौंडा समझते हैं? वो बुरा मान गया। फिर बोला, मैं क्या बगैर तलाशी के इसे छोड़ देता? गैर मुल्की बोला, चलो इसे बांधो और अमेरिकन लड़की को तलाश करो। बांधने के लिए मकामी आदमियों ने एक मजबूत रेशमी रस्सी का गुच्छा निकाला और उसके बल खोल कर मेरी तरफ बढ़ा। वो जो ही मेरे और गैर मुल्कियों के दरमियान में आया, मैंने बरकी सूरत से अपना रिवॉल्वर निकाला और इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, उसकी पेशानी में सुराख हो चुका था। फिर मैंने यक के बाद दीगरे 3 फायर मजीद किए और बकिया 3 आदमी भी कर्बनाक आवाजें निकालते हुए स्लो मोशन में ढेर हो गए। जीरे ने तौसीफी अंदाज में कहा, तुम्हारा निशाना भी गजब का है। इतने कम वक्त में, बल्कि महज चंद सेकंड में 4 मुसल्ला आदमियों को ठिकाने लगाना और वो भी पेशानी के ऐन दरमियान में सुराख करना। मैंने कहा, यह बातें बनाने का वक्त नहीं है, जल्दी से इनकी तलाशी लो और यहाँ से रवाना हो जाओ, वरना मुमकिन है कि कोई तीसरी पार्टी भी हमारी ताक में हो। जीरे ने बहुत उजलत और महारत से मरने वालों की तलाशी ली। अपने किसी भी अंदाज से वो अनाड़ी नहीं लग रहा था। उसका हर अंदाज बता रहा था कि वो इस मैदान का पुराना खिलाड़ी है। उसने सबसे पहले मोहलक और बेशकीमत इसराइली साख्ता यूजी राइफल्स पर कब्जा किया और उन्हें फोल्ड करके उसी रस्सी से बांध लिया जिससे मुझे बांधने की कोशिश की गई थी। गैर मुल्कियों से स्मिथ एंड ब्राउन के 2 बेशकीमत रिवॉल्वर और काफी तादाद में फाजिल मैगजीन बरामद हुए। उन लोगों की जेबों में डॉलर्स और पाकिस्तानी करेंसी की खासी मिकदार भी मौजूद थी। मैंने जीरे से कहा, मुझसे ताउन करने पर यह रकम तुम रख लो। जीरे ने फराख दिली से कहा, यह रकम तो बहुत ज्यादा है, आधी आधी कर लो। मैंने कहा, मैं कोई कंगाल चोर नहीं हूँ, मुझे इस रकम की जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी तरह 50,000 में काम नहीं करता, बल्कि करोड़ों तलब करता हूँ। ये रकम तुम मेरी तरफ से इनाम में रख लो और अब यहाँ से निकलो। मुझे हैरत थी कि इतनी फायरिंग के बावजूद पुलिस के किसी आदमी ने इधर आने की जहमत गवारा नहीं की थी। वहां से कुछ फासले पर जीरे की पुरानी सी मज़दा 1300 मौजूद थी। जीरे ने ड्राइविंग सीट संभाली और रवाना हो गया। उसकी गाड़ी देखने में खासी पुरानी थी मगर चलने में लाजवाब थी। वो ड्राइविंग करते हुए भी किसी सोच में गरक था। मैंने कहा, अब तुम्हें क्या परेशानी है? कहीं इसी खुद फरामोशी में गाड़ी कहीं मार न बैठना। जीरे ने पुरख्याल अंदाज में कहा, दरअसल मुझे उस गोरी की फिक्र है। मैं उससे 25,000 रुपए एडवांस ले चुका हूँ। जब मैं उसे बताऊंगा कि मेरा मिशन नाकाम रहा है तो उसका रद्द अमल क्या होगा? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा। तुम कह सकते हो कि तुमने मुझ पर काबू पा लिया था, मगर ऐन वक्त पर तुम्हारे साथियों ने मामला बिगाड़ दिया। अगर वो लोग मुदाखलत न करते तो शायद अभी जिंदा होते और कामरान को तो मैंने बेबस कर ही दिया था। जीरा चौंक कर बोला, कामरान? तुम वो कामरान हो? मैंने कहा, हाँ, मैं वही कामरान हूँ जिसे हुकूमत ने दहशतगर्द करार दे दिया है। वो बोला, मुझे आपको देखने और आपसे मुलाकात करने का बहुत शौक था। उस गोरे ने तो मुझे कत्ल कराने का पूरा सामान कर दिया था। मुझे अगर जरा भी अंदाजा होता कि वो आपको अगवा या कत्ल कराना चाहता है तो मैं फौरन इनकार कर देता। वो तुमसे अचानक आप पर आ गया था। बोला, आपके साथ खातून शायद ग्लोरिया होंगी, उन्हें भी देखने का इश्तियाक है। उसने गाड़ी बाएं जानिब घुमाते हुए कहा। मैंने हंस कर पूछा, वैसे इस वक्त जा कहाँ रहे हो इश्तियाक साहब? वो बोला, इस वक्त तो मैं अपने घर ही जा रहा हूँ। मैं लालू खेत में रहता हूँ। गोरे को मेरे घर का इल्म नहीं है। उससे शहबाज के पुराने अड्डे पर मुलाकात हुई थी। उसने मुझसे इस काम के लिए कहा था। वैसे उसने मुझे अपना फोन नंबर भी दिया था। अगर वो खुद मौजूद न भी हुआ तो 1 मिनट के अंदर अंदर उसे पैगाम पहुंच जाएगा। चंद पुरपेच गलियों से गुजरने के बाद उसने गाड़ी रोक दी और नीचे उतरकर जाते हुए एक नौजवान को आवाज दी, कदीर बेटा, जरा मेरी गाड़ी को गैराज में बंद कर दो और मुझे कोई भी पूछे तो कहना कि यहाँ मौजूद नहीं है। उसने चाबी उस नौजवान के हवाले की। मैंने भी माल मसरूका यानी राइफलों का गट्ठा और अपना ब्रीफकेस उठाया और गाड़ी से बाहर आ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस बदमाश पर किस हद तक एतबार करूं भी या नहीं। मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। इतने बड़े शहर में मुझे कोई ठिकाना मयस्सर नहीं था। मेरे सब ठिकाने दुश्मनों की नजरों में थे। सब साथी मुझसे बिछड़ चुके थे। अचानक मुझे तैमूर का ख्याल आया। उसे इस मसरूफ तरीन चौक पर अपाहिज गाड़ी में भीख मांगने की क्या जरूरत पेश आ गई थी? उसकी खैर खबर भी ग्लोरिया से ही मिल सकती थी या दिलावर से। इसका जरिया भी जीरा बन सकता था। मैं दिलावर को टेलीफोन करने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। मुमकिन है उस मक्कार ने दिलावर के फोन ऑब्जर्वेशन पर लगवा दिया हो और वहां से की जाने वाली और मौसूल होने वाली कॉल्स टैप हो रही हूं। कोई आम आदमी होता तो मैं ये भी कर गुजरता, मगर मुकाबले में पीटर जैसा घाघ एजेंट था जो मिनटों में कॉल ट्रेस कर सकता था। मेरा जहन घूम फिर कर जीरे की तरफ चला गया। मुमकिन है वो मुझे अपने पास रोक कर पीटर को इत्तला दे देता कि तुम्हारा मतलूबा शिकार मेरे कब्जे में है, अब इस पर नए सिरे से सौदेबाजी कर लो।